नमस्ते। सीईसी यूजीसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से मैं सत्यम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि हम पिछले कुछ सेशन से आपके समक्ष यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की एक सीरीज लेकर उपस्थित हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एवं उनके गुरु स्वामी कार्तिकेय जी महाराज द्वारा प्रदत्त एक जो पुस्तक है हमें प्राप्त होती है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, उसी के रेफरेंस, उसी के माध्यम से, उसी के उदाहरण से 48 सूक्ष्म व्यायामों का जो सीरीज है उसको हम सिलसिलेवार ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पूरे व्याख्यान में हम सूक्ष्म व्यायामों के जो नाम हैं, उनकी क्रियाविधि है, उनसे कौन कौन से लाभ होते हैं, उनके अभ्यासों में जो अपनाई जाने वाली सावधानियां हैं, इन सभी बिंदुओं पर उनके क्या क्या वैज्ञानिक उसके परिप्रेक्ष्य हैं, एस्पेक्ट्स हैं, साइंटिफिक जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को, उन सभी बिंदुओं को हम सारगर्भित रूप से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इस श्रृंखला में जो अभ्यास हम सीख रहे हैं वह अभ्यास है उदर शक्ति विकासक का। तो हमने आपको पहले बताया हुआ है कि उदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म व्यायामों की 48 श्रृंखला में 10 अभ्यास माने गए हैं। कितने अभ्यास? 10 अभ्यास। सबके नाम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के उदर शक्ति विकासक ही हैं। तो 10 हैं, इसलिए उनकी संख्या का भेद है। तो उदर शक्ति विकासक संख्या 1 से लेकर 10 तक ये अभ्यास जाते हैं। तो इस कड़ी में अभ्यास 1 हमने देख लिया है और उसके साथ ही अभ्यास 2 हमने देख लिया है। तो अभ्यास 1 और 2 के साथ साथ हमने उदर शक्ति विकासक के जो लाभ है उसको भी हमने सारगर्भित रूप से देखने का प्रयास किया था। आज के अभ्यास में, आज के इस सत्र में हम चर्चा करने जा रहे हैं अगली कड़ी, जो कि है उदर शक्ति विकासक की तीसरी क्रिया। चित्र में आप देख सकते हैं कि ग्रीवा को किस प्रकार से शरीर के पीछे ले जाया गया है, जितना पीछे ले जा सके, लेकिन सावधानियां है। सर्वाइकल की कोई भी समस्या है ना, मेडिकल कंडीशन है, तो ये अभ्यास आपको चिकित्सकीय निर्देश में ही करना है। आजकल आधुनिक समय में खान पान ऐसा हो गया है, दिनचर्या हमारी ऐसी हो गई है और बहुत सारा वातावरण का हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी सेडेंटरी हो गई है। तो इन सब का जो प्रभाव आया है वो आपके स्वास्थ्य पर आया है। स्वास्थ्य में भी कहाँ प्रभाव आया है? तो वो आपके जो आपके मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है उसमें आया है। अगर आप 10 व्यक्तियों से पूछें क्या समस्या है, कोई भी समस्या ना होगी तो कहीं ना कहीं दर्द की समस्या होगी, ग्रीवा के दर्द की समस्या होगी या लोअर बैक की प्रॉब्लम होगी। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना कोई मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर से या पेन से, इंजरी से, लिगामेंट टियर से परेशान है। तो यदि आपको ग्रीवा की कोई समस्या है तो ग्रीवा को बहुत ज़्यादा पीछे नहीं झुकाना है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लिस्थेसिस है, रेट्रोलिस्थेसिस है, स्टेनोसिस है, बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिससे साधारण जो व्यक्ति, सामान्य जन है, उससे अनभिज्ञ होता है। तो इसलिए आपको चिकित्सकीय निर्देश अवश्य लेना है। और उसके साथ ही सावधानी ये भी है कि जो व्यक्ति हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, मतलब जिनका उच्च रक्तचाप उनके शरीर में है या उनके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में है, उनका जो रक्तचाप है 120 से ऊपर रहता है, जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 से ऊपर रहता है और डायस्टोलिक 80 से ऊपर रहता है, लंबे समय तक रहता है, उनको भी विगरस ब्रीदिंग, जो हम तेजी के साथ श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वे अभ्यास नहीं करने हैं। ग्रीवा को आप पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन श्वास पर श्वास आपको आराम से रिदमिक फोर्सफुल नहीं करना है। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षण के लिए आपको जितना आप जो हम बता रहे हैं अभ्यास में उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बाकी कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो चिकित्सकीय निर्देश आवंश आपके लिए आपको लेना चाहिए, चिकित्सक के गाइडेंस में ही अभ्यास करना चाहिए। तो जो शारीरिक विन्यास है, शारीरिक स्थिति है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हर सूक्ष्म व्यायाम में कुछ ना कुछ शारीरिक विन्यास होता है ना। शरीर का एक पर्टिकुलर विन्यास होता है और उस शारीरिक विन्यास में श्वास प्रश्वास की एक विशेष गति होती है और उसमें सजगता का स्थान भी होता है। जब ये सारी चीजें मिलती हैं और उसमें बंध भी लगता है, तो जब सारी चीजें मिल जाती हैं तो ही हम उसको कहते हैं यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। ये साधारण व्यायाम नहीं है, योग के व्यायाम है। और कैसे? तो सूक्ष्म व्यायाम है। तो उदर शक्ति विकासक की जो तीसरी क्रियाविधि है, जो बाकियों के उदर शक्ति विकासक की क्रियाविधियों से विभिन्न है, उसका जो एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, की प्रिंसिपल्स है या की आइडेंटिकल जो
आइडेंटिटी है उसकी, वह है आपका नेक का पोजीशन। तो इसमें नेक का पोजीशन कैसे है, तो पूरा का पूरा एक्सटेंशन किया गया है नेक का, बैकवर्ड बेंडिंग की गई है। तो शारीरिक स्थिति, दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों, पैरों से कंधों तक का जो विभाग है, जो पूरा का पूरा एक लाइन ऑफ ग्रेविटी है, वो बिल्कुल सीधे में होनी चाहिए। आपका जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बट आपका जो सर्वाइकल स्पाइन है वो बेंड होगा। उसके बाद सिर को पूर्णतया पीछे झुका कर रखें। तो स्थिति अगर आपने अचीव कर ली है, तब आपको चलना है क्रियाविधि की तरफ। तो पहले स्थिति फिर क्रिया। तो स्थिति कर ली, क्रिया में क्या करना है, दोनों नासिका रंध्रों से तेजी के साथ श्वास भरना है एवं छोड़ना है। हाइपरटेंशन वाले तेजी के साथ श्वास नहीं भरते हैं, ये आपको हमने बताया है। तो ध्यान रखना है कि श्वास बाहर छोड़ते समय जो पेट है ना, वो अंदर की ओर जाए। सामान्य रूप से हम अपने वक्षस्थल का प्रयोग करते हैं श्वास प्रश्वास के रूप में। वैसे एनाटॉमी, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी के अनुसार श्वास प्रश्वास तो हम अपने वक्षस्थल से ही करते हैं, क्योंकि फेफड़ों में ही श्वास जाती है, उधर में श्वास नहीं जाती है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा डीप में इसका स्टडी करेंगे, आप इसको डीप साइंस से रिसर्च करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो श्वसन आपका हो रहा है ना, श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, वह मात्र आपके फेफड़ों से नहीं हो रहा है। आपके यहाँ पर डायफ्राम भी है ना, जो आपके एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को डिसोसिएट करता है, उनको डिवाइड करता है, उनको बांटता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बहुत सारे मस्कुलेचर इन्वॉल्व हैं। तो जो मुख्य मसल्स हैं वो तो आपके थोरैक्स के ही मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरकॉस्टल मसल्स। उसके बाद डायफ्राम जो है, और एब्डोमिनल मसल्स भी हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा फैट जब पेट पे जमा हो जाता है, या हम झुक कर आगे बैठते हैं तो पेट दब जाता है, या फैट बहुत ज़्यादा हो गया तो जो पेट की एब्डोमिनल मसल्स हैं वो वीकन हो जाती हैं, वो वेस्टिंग हो जाती है। और उसके साथ ही जब एब्डोमिनल मसल्स वीक हो रही हैं या उन पर ओवरलोड हो रहा है, बहुत सारा पेट हमारा इकट्ठा हो गया, थोड़ा बहुत सामान्य रूप से है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर विसरल सेंट्रल फैट है या एडिपोज टिश्यूज जमा है आपके पूरे उदर स्थान पर, तो क्या होगा, जो आपका डायफ्राम है, डायफ्राम इज द मेजर मसल फॉर योर रेस्पिरेशन। डायफ्राम आपके श्वसन प्रश्वसन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यदि पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपका डायफ्राम का जो फंक्शनिंग है वो मैल फंक्शनिंग, एबनॉर्मल हो जाता है, और आपके शरीर में क्या होगा, रक्त का जो शोधन है वो नहीं होगा। हृदय रक्त को भेजता है शरीर से और अशुद्ध रक्त को खींचता है, अशुद्ध रक्त को खींचकर फेफड़ों पर भेजता है, और फेफड़ों पर ही सारा का सारा क्रियाविधि रहता है ऑक्सीजन को पहुंचाने को, रक्त को। तो यदि फेफड़े के जो मसल्स हैं, जो डायफ्राम मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स ही कार्य नहीं कर रही हैं, तो आपका जो रेस्पिरेशन है, आपको जो श्वसन है, वह कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा, वो मेडिकल कंडीशन में आ जाएगा, और धीरे 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 आपके रक्त में जो हीमोग्लोबिन की कमी है वो आने लगेगी, आप एनीमिक होने लगेंगे, और बहुत सारी समस्या, हृदय के बहुत सारे रोग आपको धीरे 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 होने लगेंगे। तो इसमें जो अब हम अभ्यास कर रहे हैं वो हम एक्टिवेट कर रहे हैं किसको, एब्डोमिनल मसल्स को और डायाफ्राम को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह नहीं समझना है कि हम पेट से श्वास भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए हम अपने एब्डोमिनल मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं। यदि आप अपने घर के आसपास किसी भी छोटे बच्चे को देखें, कहाँ से श्वास लेता है, जब वो श्वास लेता है बच्चा तो पेट फूलता है, श्वास छोड़ता है तो पेट अंदर जाता है। तो जो नेचुरल ब्रीदिंग है, जो प्रकृति ने हमें दी है, वह एब्डोमिनल ब्रीदिंग के रूप में ही ली है। तो आप इसका प्रयोग बहुत प्रकार से कर सकते हैं, धीरे धीरे हम व्याख्यानों में इसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यहाँ आपको समझना है कि नासिका रंध्रों से तेजी के साथ श्वास भरना है और छोड़ना है, और ध्यान रखना है श्वास बाहर छोड़ते समय पेट अंदर जावे और श्वास अंदर लेते समय पेट फूले। प्रारंभिक क्रम 20 से 25 बार आपको करना चाहिए। करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका पूरा का पूरा क्रेनियम कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। यह अभ्यास करने के बाद यौगिक सूक्ष्म विशेष रूप से, क्योंकि हमने आपको बताया है यौगिक सूक्ष्म आपके भौतिक शरीर के लिए नहीं है, जो फिजिकल ग्रॉस बॉडी आप देख रहे हैं बस उसी के लिए यौगिक सूक्ष्म नहीं है। यौगिक सूक्ष्म बस उदर के लिए नहीं है, उदरस्थ जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, जैसे आपके किडनी हो गया, लेवर हो गया, ये बहुत सारे अंग हो गए आपके उदर कैविटी में। उसके साथ ही जो आपका उदर गुहा हो गया, उसके साथ ही बहुत सारे सूक्ष्म शरीर के भी अवयव हैं। आपका मणिपुर चक्र है, आपका मूलाधार चक्र है, या आपका स्वादिष्टान चक्र है, या आपकी नाड़ियों का जो केंद्र है, जो जिसको हम बोलते हैं
कंद, नाड़ियों का जो केंद्र है, कंद है, वह भी यहाँ पर प्राप्त होता है नाभि के 4 अंगुल नीचे की ओर सूक्ष्म शरीर में। तो ये जो अभ्यास आप करेंगे ये आपको विभिन्न प्रकार से बॉडीली सेंसेशंस क्रिएट करेगा आपके शरीर में और आपके सूक्ष्म शरीर में। विशेष रूप से भौतिक शरीर में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा आपको बाहर से, लेकिन जब अंदर से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, उसका अंतर निरीक्षण करेंगे, उसको नोटिस करेंगे, उसका पुनर्वलोकन करेंगे, बार बार जब देखेंगे अभ्यास करके 20 से 25 बार जब इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके उदरस्थ जो अंग है उसमें विभिन्न प्रकार की गति हो रही है। पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म, चयापचय, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं। उस सबको धीरे धीरे आप चाहें तो अपनी सजगता से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने उदर शक्ति विकासक का अभ्यास देखा। चलचित्र के माध्यम से आप इसका अभ्यास दे सकते हैं। क्रिया विधि 3 है। हाथों पैरों को मिला लिया है, ग्रीवा को पीछे ले गए हैं और श्वास भरने और छोड़ने के साथ ही पेट की जो गति है, जो एब्डोमिनल मसल्स है, उसको हम ट्रेन कर रहे हैं। तो जब नेक की जो बैकवर्ड मूवमेंट हुई है ना, वो ब्रेन सेंटर्स को डिफरेंट तरीके से, वेरियस फॉर्मेट से वो उसको एक्टिवेट करता है, रीएक्टिवेट करता है और ब्रेन गट कनेक्शन डेवलप होता है। इसके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे अगले सूक्ष्म व्यायामों में कि ब्रेन और गट का जो कनेक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 से 25 श्वास पर श्वास छोड़ लें। तो इस प्रकार से आप 3 से 5 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद पैरों और हाथों में गति देकर रिलैक्स करना ना भूलें, है ना। विश्रांति अति आवश्यक है। योगाभ्यास के बाद यदि आपका ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्बैलेंस्ड है तो आपने योगाभ्यास नहीं किया है, आपने व्यायाम किया है, एक्सरसाइज किया। कोई समस्या नहीं है एक्सरसाइज करने में, व्यायाम करने में, लेकिन योग के सिद्धांतों को समझना हमारा कर्तव्य है। योग करने से विश्रांति आती है। तो सूक्ष्म व्यायाम करें। जब आप रेस्पिरेशन को तेजी के साथ कर रहे हैं तो जनरल सी बात है आपके हृदय पर थोड़ा सा दबाव आ रहा है, जो कि अनिवार्य दबाव है, जो कि यू स्ट्रेस है, जो कि थेरेप्यूटिक स्ट्रेस है। तो धीरे धीरे उसको रिलैक्स भी करें, डीप ब्रीदिंग करें। तो अगर 1 मिनट का अभ्यास किया है तो 1 मिनट विराम भी दें। तो इस प्रकार से आपने योगिक सूक्ष्म व्यायाम की सीरीज की जो उदर शक्ति विकासक की जो तीसरी क्रिया थी उसको समझा है, उसके वैज्ञानिक और भौतिक परिप्रेक्ष्य देखे हैं। अब जो अभ्यास हम सीखने जा रहे हैं इसी कड़ी में अगला अभ्यास है नंबर 4, चौथा नंबर है और ओवरऑल देखें तो 27वां नंबर है उदर शक्ति विकासक क्रिया विधि 4। तो स्थिति आप देखें, स्थिति अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही आपको ये समझ में आने वाला है। थोड़ा सा इसमें एक तकनीकियां हैं इसमें। तो पैर आपके परस्पर मिले हुए, जो कि हर सूक्ष्म व्यायाम में हम रखते हैं, और पैरों से स्कंध तक का जो विभाग है वो सरलता से सीधा रखकर अब यहाँ पर नेत्र की स्थिति है। तो पैरों से 1.5 गज की दूरी, तो 2 से 3 फीट देख सकते हैं। अब सबकी हाइट अलग है, सबकी लंबाई अलग है ना, तो ये दूरी भी सबके लिए अलग अलग रहेगी। तो 1.5 से 2 फीट या अपने हाथ से 1.5 या 2 हाथ, जितना आप अपने नेत्रों को, गर्दन को सीधा रख के नेत्रों को जितना झुका सकें। यहाँ पर जो मूवमेंट है आई बॉल की मूवमेंट है। तो देखने में तो जो अभ्यास से बहुत ही साधारण लग रहा है, लेकिन जब इसका अभ्यास करेंगे, जब इसका विज्ञान जानेंगे, जब इसकी तकनीकी जानेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। तो क्रिया विधि क्या है? दोनों पैरों को मिलाकर पैरों से स्कंध तक का जो भाग है वो सरलता से सीधा रखें और पैरों से जो आपके घुटने हैं, घुटने नहीं, आपके जो अंगूठे हैं, वहां से 1.5 से 2 गज, 2 से 3 फुट, 4 फुट जितनी भी आपकी हाइट है उतना डिस्टेंस पर नेत्र को बिल्कुल एकटक, बिल्कुल स्थिर रखना है। और क्रिया विधि में क्या करना है? नासिका रंध्रों से तेजी से श्वास प्रश्वास भरें और छोड़ें। और यहाँ पर भी ध्यान वही रहेगा, क्योंकि ये अभ्यास उदर शक्ति विकासक की अभ्यास है, तो ध्यान रहे श्वास बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर जाए और श्वास अंदर लेते समय पेट फूले। तो प्रारंभिक क्रम इसको भी 20 से 25 बार इसका अभ्यास आपको करना चाहिए। तो आप चलचित्र के माध्यम से इसका एक बार अभ्यास देख लें। समस्थिति में हम खड़े हो गए हैं, है ना। अब यहाँ पर नेत्रों की जो गति है उसको आप सजगता से देखें। तो आपके पैरों के अंगूठों से लगभग 1.5 से 2 गज, 3 से 4 फीट, 1 से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर अपने नेत्रों को टकाटक रखना है, एकाग्रचित रखना है और अपने उदर स्थान को श्वास भरने और छोड़ने के साथ बाहर और अंदर फुलाना और पिचकाना, ये मूवमेंट आप करोगे लगातार एक रिदम में। हाइपरटेंशन वाले ये अभ्यास नहीं करेंगे। हाइपरटेंशन वाले को कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं करना है जिसमें उनके हृदय में या उनके एब्डोमिनल रीजन में दबाव आता है। मैकेनिकल प्रेशर हमें नहीं देना है। पहले से ही आपका हृदय दबा हुआ है, उसको और नहीं दबाना है। तो क्या ये अभ्यास नहीं कर सकते? कर सकते हैं,
चिकित्सकीय निर्देश आपको यही बताएगा कि जो ब्रीदिंग है वो स्लो हो, बहुत स्लो हो। अब उसको आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि नेत्र को नीचे झुकाने से क्या लाभ हो सकता है। तो नेत्र जो है ना, नेत्र का जो कंट्रोल है, जो आई का कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, मूवमेंट है, जो ऑक्यूलोमोटर मसल्स हैं उसका जो मूवमेंट है ना, बहुत डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नर्व से वो कंट्रोल होती हैं। बहुत विभिन्न प्रकार की जो तंत्रिका, जो रज्जू हैं, जो नर्व्स हैं, जो बंच ऑफ न्यूरॉन्स हैं, उनसे कनेक्टेड होती है। तो जो नेत्र हैं वो आपके सेरिब्रम के, जो आपका अग्र मस्तिष्क है, उसके विभिन्न विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ है। अगर आप नेत्र की गति को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने मस्तिष्क के एक बहुत बड़े हिस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। और उसके साथ ही यदि आप अपने श्वसन को नियंत्रित कर सकते हैं तो नेत्रों की गति भी इनवॉलंटरी हो जाती है। जब आप स्लीप को देखेंगे ना, स्लीप का अध्ययन करेंगे, निद्रा का अध्ययन करेंगे, तो दो प्रकार की निद्राएं आती हैं, है ना, रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट, आरईएम स्लीप एंड नॉन आरईएम स्लीप। तो जो आरईएम स्लीप है, तो मतलब स्लीप को हमने डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है, स्टडी किया है ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ योर आई। तो नेत्रों का इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि वह आपके मस्तिष्क को, वो आपके चिंतन को, वो आपके अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस को डिटरमाइन करता है। तो जो व्यक्ति डरा हुआ है या जिसका तेज क्षीण हो गया है, जो एंग्जाइटी में है या डिप्रेशन में है, तो उसको नेत्रों की गति डिफरेंट होती है। तो इस अभ्यास से आपका जो नेत्र है वो आपके मस्तिष्क से जुड़ रहा है और मस्तिष्क आपके जो उदर स्थान है उससे जुड़ रहा है। तो यह एक बहुत ही अद्भुत अभ्यास है जो आपने उदर शक्ति विकासक के अभ्यास नंबर 4 के माध्यम से देखा है। अब उदर शक्ति विकासक का जो अभ्यास नंबर 5 है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। क्रियाविधि जो है इसकी बहुत ही साधारण है, नंबर इसका 28 हो जाता है 48 की श्रृंखला में। तो इसकी जो स्थिति है, अब इसमें भी सर्वाइकल की समस्या है तो ग्रीवा को बहुत ज्यादा आगे आप नहीं झुका सकते हैं ना, उसमें दर्द हो सकता है तो आपको बचाना है। और भी चक्कर आने की समस्या है तो पैरों को आपस में नहीं मिला सकते, आप सीधे नहीं खड़ा हो सकते तो पैरों में थोड़ी सी आप चाहें तो दूरी बना लेते हैं। तो धीरे 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 अपने को पहचानिए, अपनी क्षमताओं, अपनी कमजोरियों, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और उस प्रकार से योग अभ्यास करिए। तो योर योगा सेशन, योर योगा प्रैक्टिस शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड, है ना, कस्टमाइज्ड होना चाहिए। आपके व्यक्तिगत रूप से आपकी कमजोरियों और आपकी जो तकलीफियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही आपका योगाभ्यास निर्धारित होना चाहिए। यहाँ जो हम माध्यम से सीखते हैं वो एजुकेशन पर्पज से सीखते हैं, तो इन सब बिंदुओं का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वाइकल की कोई समस्या है तो आपको ग्रीवा को बहुत ज्यादा आगे नहीं झुकाना है। चक्कर आने की समस्या है तो दोनों पैरों को परस्पर नहीं मिलाना है, थोड़ा सा कंधों जितनी दूरी या 1 से 1.5 फीट की दूरी आप रख सकते हैं। तो स्थिति क्या है, पैरों को परस्पर मिलाया है, पैरों से स्कंध तक का विभाग सीधा रखा है। और क्रिया देखें तो मुख को कौवे की चोंच के भांति बनाकर ठुड्डी से जो ठुड्डी को कंठकूप पे लगाना है और वायु को पहले ही खींच के रखना है। उसके बाद श्वास को रोकना है। अब इसमें गाल फूले हुए चित्र में आप देख सकते हैं ना। अब जो क्रिया विधि है वो आगे हम इसका वेरिएशन भी आगे देखेंगे। तो मुख को कौवे की चोंच की भांति बनाकर वायु को अंदर खींचें और ठुड्डी को, जो चिन्ह है, उसको स्टर्नल नॉच पर या वक्षस्थल पर या चेस्ट पर या कंठकूप पर, बहुत सारे इसके नाम हैं, वहां पर लगाएं और आंख आपको बंद रखना है, गाल फूले रहेंगे। इस प्रकार से आप चाहें तो कुंभक का अभ्यास करें, इसको रोक कर रखें ना। पेट पर आप देखेंगे, पेट पर ही आपका पूरा का पूरा ये जो दबाव है, जो प्रेशर है, जो क्रिया विधि है, जो का पूरा जो प्रेशर आ रहा है ना, जो चेंजेस आ रहा है, जो मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं, वो आपके एब्डोमिनल रीजन्स पर आ रहे हैं क्योंकि आप कुंभक कर रहे हैं अपने उदर स्थान से। तो इसमें बहुत सारे अन्य क्रिया विधियां भी आ गई हैं। इसमें आप देखेंगे काकी मुद्रा भी आ गया है। तो इसको हम एक मॉडिफाइड वर्जन के रूप में भी देखते हैं। हम आगे चलचित्र के माध्यम से आप देखिए हमने किस प्रकार से हाथ पैरों को मिलाकर समस्थिति ले लिया है। अब इसमें हमने जो काकी मुद्रा है उसको नहीं रखा है। तो साधारण रूप से हमने आगे मेधा शक्ति विकासक की जो क्रिया थी, पहले हमने सीखा था सूक्ष्म व्यायामों की शुरुआत की श्रृंखला में, उस प्रकार से ग्रीवा को रखा है। काकी मुद्रा का यहाँ पर धारण नहीं किया है और ग्रीवा को नीचे झुकाकर नेत्रों को खोल कर रखें, वरना चक्कर आने की समस्या हो सकती है। चक्कर आने की समस्या नहीं है तो नेत्रों को चाहे तो बंद रख सकते हैं। और उधर से श्वास भरना है और छोड़ना है। श्वास भरेंगे तो पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे तो पेट पिचकेगा। तो इसमें 2 प्रकार से क्रिया विधि हो सकती है। एक तो जब इनहेल करें तो कौवे की चोंच की भांति इस प्रकार से,
इस प्रकार से रोक कर रख सकते हैं। और जो दूसरी क्रियाविधि है उसमें सामान्य रूप से इनहेल किया, गालों को फुलाया और चेस्ट पर लगाया, और ब्रीदिंग जो है वो आपको एब्डोमिनल रीजन से करनी है। पहले वाले में कुंभक करना है, दूसरे वाले में जो ब्रीदिंग है जो आपके उदर स्थान से हो रही है उस प्रकार से करना है। तो दोनों क्रियाविधियों को अपनाइए, दोनों का क्या क्या परिवर्तन है उसको आप देखिए। तो इसमें आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा बकल कैविटी इन्वॉल्व हो रहा है, आपका ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपका जो डायफ्राम है वो ऊपर से फेफड़ों तक और नीचे से एब्डोमिनल रीजन तक, तो डायफ्राम को दोनों तरीकों से, है ना, ऊपर से भी कंप्रेशन मिल रहा है, नीचे से भी कंप्रेशन मिल रहा है, तो डायफ्राम की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। तो जितने भी आप अभ्यास यहाँ पर देख रहे हैं वो अगर आप देखें तो ये क्या है, आपके आंतरिक अंगों का मसाज है। जैसे आपको कहीं दर्द होता है, सिर में दर्द होता है तो आप सिर हेड मसाज करते हैं, या कहीं भी स्ट्रेन हो रहा है तो मसाज करते हैं, क्योंकि ये अंग तो जीवन में 7-8 घंटे 10 घंटे हम जगे रहते हैं, उसके बाद 7-8 घंटे सोते भी हैं, 6 घंटे 5 घंटे जितना भी हम सोते हैं। तो इन पूरे 24 घंटे के आवर्स में जो आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं, ऐसे मसल्स जो हाथ पाँव में हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, वो थक जाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, हम निद्रा में जाकर रेस्ट करते हैं। लेकिन जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो आपके एब्डोमिनल अंग हैं, जो आपका हृदय है, आपका जो आंतें हैं, वो तो 24 घंटा कार्य कर रही हैं। उनके लिए क्या करते हैं आप? उनका मसाज कैसे होगा, उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, उनका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा? तो ये जितने अभ्यास यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, विशेष रूप से उदर शक्ति विकासक के जो अभ्यास है वो इंटरनल मसाज प्रोवाइड करते हैं। हर अंगों तक जो डीप रूटेड मसाज है, डीप रूटेड जो स्टिमुलेशन और रिलैक्सेशन की जो पद्धति है, स्टिमुलेट करना फिर उसको रिलैक्स छोड़ना, ये जो मैकेनिज्म्स हैं ये बहुत ही अद्भुत मैकेनिज्म्स हैं। तो आशा करते हैं ये जो क्रियाविधियाँ आप सीख रहे हैं, आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही युक्ति से इनको सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इनका अभ्यास भी कर रहे हैं, तकनीकी जो इसकी है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी प्रश्न है तो आप दिए गए ईमेल से आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आशा करते हैं आप जुड़े रहेंगे। नमस्कार, हरिओम।